दोस्तों, अनुस्वार मंच से डॉक्टर संजीव कुमार का नमस्कार। आज हमारे साथ अतिथि हैं चित्रा मुद्गल दीदी। उनको कौन नहीं जानता, वो एक प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट और लेखिका हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी पुस्तकें रच दी हैं जो भूला ही नहीं जा सकती, अविस्मरणीय हैं। जैसे उनकी एक पुस्तक है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, और एक है आह्वान। इन दोनों पुस्तकों के लिए व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ दीदी को। आपका अधिकांश समय शुरू में मद्रास में बीता और उसके बाद फिर दिल्ली में। तो आज हम उनसे चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा की। नमस्कार दीदी, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार संजीव। मुझे खुशी हो रही है कि अनुस्वार के कार्यक्रम में आपने मुझे बतौर अतिथि आमंत्रित किया है और ये एक अलग किस्म का अनुभव होगा, इसका विश्वास है मुझे। अवश्य, मैं ऐसा ही प्रयास करूंगा। तो दीदी, साहित्यिक यात्रा का प्रारंभ आपकी कैसे हुआ और कब हुआ? किस प्रेरणा के साथ में आप साहित्य लेखन में उतरी? देखो, मैंने लिखना तो शुरू किया था अपनी स्कूली जिंदगी, जो हिंदी हाई स्कूल घाटकोपर में बीती, हायर सेकेंडरी तक पुणे बोर्ड के। तो मैं जब 7वीं कक्षा में थी तो मुझसे मेरे जो हिंदी के अध्यापक थे, उन्होंने कहा कि कथा प्रतियोगिता होने जा रही है और हम बच्चों से कहेंगे कि वो हाथ खड़ा करके बताएं कि कौन कौन कथा लिखने में दिलचस्पी रखता है, और उसको कहानी लिखनी पड़ेगी और हमें इसके लिए हम 15 दिन का समय दिया जाता है। और जो कहानी पहले नंबर पर आएगी, दूसरे और तीसरे, उसे स्कूल की वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा और उसके ऊपर 11 रुपए का पुरस्कार मिलेगा और तस्वीर छपेगी और कक्षा का नाम छपेगा और परिचय छपेगा कि और कौन कौन सी रुचियां हैं इस विद्यार्थी की, और इसका अन्य जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें इसकी मतलब ये कहाँ खड़ी हुई है या खड़ा हुआ है। तो इस तरह से जब ऐसा प्रस्ताव आया तो मैंने हाथ नहीं खड़ा किया। तो मेरे अध्यापक ने सबके नाम लिखने के बाद मुझसे कहा, चित्रा तुमने अपना हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? तो मैंने कहा, सर मुझे कहानी लिखनी नहीं आती। तो बोले, तुमने अपनी कक्षा में कहानी पढ़ी? मैंने कहा, हाँ जरूर पढ़ी है। कौन कौन सी कहानियां तुमने पढ़ी है? मैंने कहा, मैंने 6ठे दर्जे में ताई पढ़ी विशंबर जी की, और इसके साथ साथ मैंने 2 बांके पढ़ी भगवती चरण वर्मा की, और प्रेमचंद की अभी मैं पढ़ रही हूँ ठाकुर का कुआं, कक्षा 7 ब थी वो मेरी। और तो मैंने जब कहा तो बोले, तुमने ये कहानियां पढ़ी तो तुम्हें क्यों अच्छी लगी, तुम बताओ? तो मैंने कहा, मुझे ये कहानी इसलिए अच्छी लगी, ये कहानी इसलिए अच्छी लगी, लेकिन सबसे अच्छी मुझे लगी ठाकुर का कुआं। तो बोले, क्यों? मैंने कहा, इसलिए कि मेरे घर के दरवाजे पर भी एक कुआं है जिसमें मेरे घर का ही पानी कहारिन भरती है। कोई अन्य टोले का या दलित टोले का या अपने ही किसी अन्य टोले का कोई अन्य व्यक्ति वहां पानी नहीं भर सकता। तो मुझे ये कहानी इसलिए बहुत विशेष लगी। मेरे अनुभव, जो वो उम्र थी, उस अनुभव में कहीं ना कहीं जुड़ती थी वो कहानी और जोड़ती थी अपने अनुभव के साथ। मैं दंग थी इसलिए कि प्रेमचंद को ये कैसे आभास हुआ कि ठाकुरों का कुआं जो है उसमें कोई अन्य पानी नहीं भर सकता। तो ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगी। तो सर ने कहा कि ऐसी ही कोई घटना तुम्हें स्वयं याद हो अपने बचपन की, तो उसको तुम इसी प्रकार से लिखो, ये मत घबराओ, कच्चे पक्के वाक्यों में या शब्दों में जो भी तुम कहना चाहती हो, जिस तरह से कहना चाहती हो उस तरह से कहो। और
हमें खुशी होगी क्योंकि तुम्हारी भाषा बहुत अच्छी, हम चाहते हैं कि तुम भाग लो। और उनके उत्साहित करने पर मैंने भाग लिया। उदय नारायण सिंह थे मेरे क्लास टीचर। जी और ये संयोग है कि मेरी कहानी छात्रों के बीच में पहले नंबर पर आई। उसका नाम था डोमिन काकी। वो डोमिन काकी कहानी आज भारतीय ज्ञानपीठ से जो मेरा लघुकथा संकलन है बयान, उसमें शामिल है। थोड़ा बहुत परिष्करण मैंने उसको किया जब इसमें दे रही थी। प्रभाकर श्रोत्री जब डायरेक्टर थे तब छपी थी। तो इस तरह से देखा जाए तो कक्षा 7 ब यानी उस वक्त उम्र बहुत कम थी। जी। तो पहली कहानी मेरी स्कूल की पत्रिका में छपी। कविताएं तो छपती थी स्कूल की पत्रिका में, अभी भी मेरे पास कटिंग रखी है। अरे वाह हाँ, कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगी। क्या बात है। तो लेकिन एक बार निर्मल वर्मा से मेरी बात हो रही। मैंने जी कहा निर्मल जी एक समस्या है। जब कोई आपसे पूछता है कि आपकी पहली कहानी जो है कौन सी थी, कहाँ छपी और उसको किस तरह से आप उसकी रचना प्रक्रिया से गुजरे, क्यों लिखी आपने, क्या सोचकर लिखी आपने, तो कहने लगे देखिए चित्रा जी मैं एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हम लोग शिमला में थे उस वक्त, माल रोड पर लेखक गृह था ऊपर। वो एडवांस स्टडीज में वो उस वक्त फेलो थे जी और मैं यहाँ रह रही थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए पहली कहानी के मोह में नहीं पड़ना चाहिए, बेहद कच्ची पक्की होती है वो वैसी ही होती है जैसे चकले बेलन पर कोई बच्चा लोही लेके बेलता है तो कैसा एक टेढ़ा मेढ़ा नक्शा बनता है नक्शा बन और जाता मजा है ना। तो लेकिन मैंने कहा देखिए वो भी तो सच है। बोले वो सच जरूर है लेकिन अच्छा नहीं लगता है। आपकी सबसे पहली कहानी वो है चित्रा जी जो किसी बड़ी पत्रिका में और पहली बार छपी हो और पाठकों तक पहुंची हो। जो चीज पाठकों तक नहीं पहुंची है वो कहानी कहानी नहीं होती है। तो मुझे उनका ये कहना विचित्र जरूर लगा, लेकिन ये भी लगा कि निर्मल जी बड़े स्वस्थ मन के निर्मल हृदय व्यक्ति थे जी और अपनी तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया। तो मेरी पहली कहानी जो अक्सर परिचय के साथ आती है वो है सफेद सेनारा, जो मेरे 3 खंडों आदि अनादि जो कथा संकलन है उसमें वो संकलित है। और सफेद सेनारा, और वो कहानी 25 अक्टूबर 1964 के नवभारत टाइम्स के मुंबई एडिशन में छपी थी। आपको और तो खास तारीख और एडिशन में याद है। जी, कमाल है जी। और वो महावीर अधिकारी थे उस समय, मतलब संपादक, और फीचर संपादक थे हमारे यशवंत तेंदुलकर। जी तो ये कहानी के पीछे की कहानी सेनारा से लेकर के हथियार 2007 तक की कहानियां जिन 3 खंडों में संकलित हैं आदि अनादि में, उसमें पढ़ी जा सकती है। दीदी एक चीज आपको बताऊं, जी हमने अनुस्वार में एक स्तंभ रखा है, जी। मेरी पहली कहानी। और अब की बार जो कहानी आई थी और उसकी जो पृष्ठभूमि थी कहानी के रचने की, वो बलराम जी ने कंट्रीब्यूट किया था। अच्छा तो अच्छा हमने सोचा कि लोगों को ये भी पता चले कि पहली कहानी जब लिखी जाती है तो क्या कैसे कैसे वो ग्रो करती है, कैसे उसका विकास होता है, फिर नहीं, कैसे ये कैसे। बड़ा दिलचस्प है। और अक्सर शोधार्थियों की दृष्टि से अक्सर लेखक से पूछा जाता है जब भी पीएचडी या एमफिल जी हो रही होती है उनकी कृतियों पर। महेश दर्पण जी ने किताब घर की पत्रिका जो समकालीन कथा साहित्य, उसके लिए पहली कहानियों की एक सीरीज निकाली थी और उस पे एक किताब भी है। मुझे नहीं लगता कि बलराम की कहानी उसमें थी, क्योंकि वो शिखर कथाकारों को दिया था। मेरी नजर में बलराम मेरे बच्चे की तरह है और मेरे लिए वो शिखर कथाकार है। और
मैं फैन हूँ उनके कलम हुए हाथ और ऐसी ही अन्य कहानियां जो है उनकी, जो बहुत ही लोगों ने, धार्मिक के पाठकों ने बहुत प्रशंसा की थी और सराहना की उन कहानियों की। और तो बलराम की तो कहानियां मुझे बहुत पसंद हैं। तो ये भी अच्छा प्रयास है, जो लोग छूट गए हैं उनकी भी कहानियां इसमें हो सकती हैं, और जो लोग नहीं छूटे नहीं है लेकिन कुछ लोगों के साथ आए हैं, उनकी कहानियां भी अगर उपलब्ध हो सकती तो इसमें शामिल किया जाए। बड़ा रोचक ये है कि उनकी जो पृष्ठभूमि है कहानी लिखने की, उस पृष्ठभूमि से वो एकदम कॉलेज डेज में चले जाते हैं और अपनी पूरी जो बैकग्राउंड है उसको बताते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। जी जी। अच्छा दीदी, कहानी और उपन्यास जग जाहिर हैं आपके, इसके अलावा किसी विधा में भी आपने कोई रचना की? मैंने आरंभ में कविताएं लिखी। जब आदमी प्रेम नहीं करता है तो उसे सबसे पहले प्रेम पर लिखने की सोचती है जी। तो मैंने प्रेम कविताएं लिखी, प्रेम बाद में किया अवध जी से। तो वो नवभारत टाइम्स वगैरह में छपी और लगातार छपती थी, और उसके 15 रुपए आते थे और दे रहा। हाँ, मैं दीदी ये कह रहा था कि लगभग 95% साहित्यकारों के केस में प्रारंभिक रचनाएं गीत या कविता ही होती हैं। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम, क्योंकि कविता एक भीतर का उद्गार है, जो आती है और तो उसको कभी कभी ज्यों का त्यों अगर आप नोट कर लेते हैं तो आप भी पढ़ने के बाद विस्मित होते हैं कि अरे लिखा क्या, इस तरह से भी वाक्य लिखा जा सकता है, और इस तरह से भी उसकी भाषा अलग होती है, उसके भाव अलग होते हैं। भाव अलग न भी हो तो भी अभिव्यक्ति की जो अनुभूति है वो कविता से ही शुरू होती है। और मैं ये मानती हूँ कविता लिखना बहुत कठिन काम है। हालांकि कविता लिखना कठिन काम जरूर है, लेकिन समग्रता में मुझे कविता कभी अपने आप में पूर्ण नहीं लगती है, क्योंकि वो सुख जो है आपको जो उपन्यास में मिलता है समग्रता में, यानी आप अपने पूरे समय को भी विषय बना सकते हैं। आप अपने गली मोहल्लों से लेकर अपने प्रदेश को, अपने अंचल को विषय बना सकते हैं। उस अंचल विशेष के अगर भौगोलिक स्थिति जटिल है, पहाड़ी है, तो वहां के जो अनुभव हैं पानी लाने के स्त्री के, वो मैदानी इलाके की अनुभव से अलग अनुभव, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ठीक है। ये एक जो समग्रता की मैंने बात की है, वो अंचल विशेष, प्रदेश विशेष, खान पान, तो वो कहीं ना कहीं एक समग्रता में जो जोड़ता है पूरे भारतवासियों को, के नागरिकों को, चाहे वो किसान वर्ग के हों, चाहे वो लोहे का काम करने वाले हों, चाहे वो जो भी टोकरियां बनाने हो, अधिकांश लोगों की, भले वो सरकंडे की तीलियों के बजाय वो ताड़ के पत्तों की तीलियां बनाकर बनाई जाती हूँ, तो अलग अलग प्रदेश के उपज के अनुसार कैसी उसकी भूमिका होती है। तो मुझे उपन्यास में एक समग्रता लगती है, लेकिन कविताएं, मुझे कवियों से बहुत जलन होती है कि वो बहुत कम लिखकर बहुत ज्यादा अर्जित कर लेते हैं। और दूसरी चीज ये भी कि जब भी हम लिखने बैठते हैं तो दोनों की रचना प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। और उपन्यास लिखने में जो मेहनत है, जैसे मैं एक उपन्यास लिखने में आवा के 5 ड्राफ्ट किए, 800 पेज के, बड़े फुल स्केप के, तो आप ये बताइए कि कंधे की जो हड्डी बढ़ गई है वो शायद अरुण कमल की नहीं बढ़ी होगी, कुंवर नारायण जी की नहीं बढ़ी होगी।
राजेश जोशी की नहीं पढ़ी होगी, मंगलेश अबराल की नहीं पढ़ी होगी, और अगर आप भी कविताएं लिखती तो आपकी भी नहीं पढ़ी होगी। हाँ, मैं तो दीदी सर्वाइकल प्रॉब्लम मैं हो तो सकता दीदी गद्य ज्यादा नहीं लिख पाया, थोड़ा बहुत लिखा है। तो हमारी तो किताबें ज्यादातर काव्य ही है। हमारी लेटेस्ट हाँ, कविता संग्रह ये है। मैं समझ गई, जब आपने सवाल किया ना कविता को लेके, तभी मैं समझ गई थी कि और आपका, आपके भीतर आपका कवि प्रमुख है। बहरहाल, तो अन्य विधाओं की जो आपने कही, मैंने लेख लिखे। जी लेख मैंने ये लिखे कि ट्रेड यूनियन से जब मैं जुड़ी तो जी मुझे अचानक जब बहुत ही मैंने मंथन किया तो मुझे लगा कि मेरे गोदान के पात्र वहां के औद्योगिक नगरी में मजदूरी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। होली है, धनिया है, गोबर है, और गांव के न जाने कितने टोले के, कितने कितने गांव के, कितने कितने टोले के वो जी लोग जो जिन्होंने दलित होने की चोट खाई है, जिन्होंने दमित होने की चोट खाई है, झेली है दिल पर, जिन्होंने भावनात्मक रूप से अपने को नीच करार दिए जाने की यातना झेली है। बड़ी विचित्र बात मुझे बचपन में ही लगी थी कि अपनी टट्टी हम खुद धोते हैं पाखाने जाने के बाद, तो हम मैले नहीं होते हैं, अछूत नहीं होते हैं। पानी छिनक लिया गया, दैट्स ऑल, हाथ पैर धो लिए गए, उतना। लेकिन जो हमारी टट्टियां साफ करता है वो पूरा तो छूट है। ये क्यों? यही है मेरी कहानी डोमिन का, यही भाव है, क्योंकि अपने घर की छत के ऊपर जो 5 टट्टियां थी पाखाने धोने, जो डोमिन काकी आती थी, जिनको मैंने डोमिन कह के पुकारा था, और दादी का एक चांटा पड़ा मुझे, इनका डोमिन न कहो कि तुम्हारी डोमिन काकी लगती। लेकिन काकी को मैं घर में छूती हूँ तो आप चांटा नहीं मारती, और अगर डोमिन काकी को जो अनाज दिया वो छिड़क गया, वो मैं उनकी पूंछ में सरियाने लगी, तो आपने मुझे खींच के चांटा मारा। और काकी को, बड़ी अम्मा हम लोग कहते थे, उनको ये आदेश दिया कि इनको ले जाके नहान घर में नहलाओ, और खूंटी पर, दूसरे नहान घर में खूंटी पर हमारी धोती हुई टांग दो, क्योंकि उन्होंने मुझे चांटा मारा था तो छू गई थी, मुझसे छू गई थी। सही बात है। और ये मेरी ताई काकी को तो नहाना ही था, क्योंकि वो मुझे पकड़ के ले गई थी। तो ये सारे जो द्वंद रहे, तो वो मैंने लिखे। खैर, ये मेरी डोमिन काकी की बात मैंने पहले भी कही, लेकिन मैंने लेख लिखे। मैंने देखा कि वहां मैं गोबर, धनिया, इन सब से मिल रही हूँ। ये वो लोग हैं जो भाग भाग के कलकत्ता के जूट मिलों में, तब कलकत्ता जी पहुंचते हैं मजदूरी करने, बिहार और कहाँ से, छत्तीसगढ़ से पंजाब जाते हैं निराई गुड़ाई करने के लिए, ज्यादा मजदूरी पाने के लिए। तो वो जानते हैं कि वहां वैसा दमन नहीं होगा। तो ये मैंने लेख लिखे, ये सोचा कि मैं जो भाषण देती हूँ वो उनकी परेशानी को समझकर उनको एक ताकत देने के लिए बोलती हूँ। जी लेकिन मैं मतलब उनको, उनकी तकलीफ को मैं यहीं तक जानती हूँ, जिनको अपनी फाइलों में मुझे ट्रेड यूनियन की गांव तक सीमित नहीं, लेकिन गांव के 3 दिनों तक सीमित आपने दीदी इतना नहीं। गूढ़ विषय कैसे पकड़ा? हाँ, हमने क्या? कहा ये इतना गूढ़ विषय कैसे पकड़ा नकटोरा का? नकटोरा का गूढ़ विषय मेरे दिमाग में, जैसे मैंने आवा लिखा, आवा मेरी अम्मा कहती थी, माँ की कोख कुम्हार का आवा। हाँ जी भट्टी अलग होती है ईंटों की, हाँ, ईंटों आवा की अलग भट्टी होता में ईंट पाई जाती है, वो भट्टी अलग होती है, उनको छेनी से तराश के टेढ़ी मेढ़ी ईंटों को भी ठीक करके लगा लेते हैं। लेकिन जो आवा होता है वो नक्काशीदार उन सुराहियों का आवा होता है, जी उन तोता, मैना, मयूर, यानी कि जो मोर, आम, ग्लास, तश्तरी, इन सब का आवा होता है। और वो आवा कहीं से अगर मोर की चोंच वाली सुराही कहीं से चोट खा गई तो उसकी चोंच टूट गई।
और सुराही बेकार हो जाएगी। दुरुस्त नहीं हो तो सकती। आमा को बड़ी सावधानी से पकाया जाता है। जब गांव में मैंने आमा को देखा पकाते हुए, ईश्वर दीन हमारे जो बड़े मतलब भले वो थे कुम्हार भैया, तो जो हमने देखा तो हम दंग रह गए। हमने जाना इसको कि भूसा क्यों फैलाया गया है, फिर उसके ऊपर ये कंडे क्यों रखे गए हैं, उन कंडों के ऊपर सूखी पत्तियां टुकड़ियां भर भर के बाग से लाई जा रही हैं, क्यों बिछाई जा रही हैं, टहनियां पतली पतली क्यों उनके ऊपर धीरे से सुराही को लिटाया जा रहा है। और जो आमा तोप दिया जाता था तो आंच चारों तरफ से ऐसे दी जाती थी कि वो आंच कहीं लपट बनकर न हो, धीमे 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 सुलगे। जैसे कि एक दो अंगारे जो हम गांव में आग के लिए बचा लेते हैं चूल्हों के अंदर और उसे राख से तोप देते हैं, उसी के अंदर जो बच्चे आग्रह करते हैं तो दादियां आलू उसके अंदर, नए आलू जो है वो डाल देती हैं। धीमी धीमी आंच में शकरकंद और आलू पकते हैं, राख की गर्माहट में उसका सोंधापन तो संजीव अब अनुमान ही रह गया है। अनुमान ही रह गया। लेकिन इतना कहूंगा दीदी कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, शुरू के 10 साल हमने गांव में गुजारे, ये सारी चीजें मैंने देखी, सारे स्वाद देखे। तो ये है कि आमा शीर्षक वहां से मिला कि आजादी के बाद का जो आमा है, स्वतंत्रता को महसूस करने का, वो स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए, और हमारी औपनिवेशिक जो गुलाम मानसिकता है जो बैठी है मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे दिल और दिमाग में, उससे कैसे हमारी मुक्ति होनी चाहिए। तो आमा को जिस तरह सुलगाती हैं वैसा सुलगाया जाना चाहिए आजादी के आमे को, जो नहीं हुआ। क्या हुआ? चरित्रों का पतन शुरू हुआ। वो अंग्रेजों से भी ज्यादा व्यापारी हो गए हमारे अपने लोगों से, और अंग्रेजों के बाजार से जो हमारा देश उनका बाजार बना था, और उन्होंने हमें उपभोक्ता बनाया अपनी चीजों। तो हमको देश में ही अपने लोगों को ही, अपने गली मोहल्लों को हमने बाजार बना डाला, और हमने अपने लोगों को ही उपभोक्तावादी मानसिकता के तहत उस परिधि में हमने उनको बहुत तकलीफ दी, बहुत शोषण किया, बहुत लूटा, और अब तक लूट रहे हैं और लूटते ही चले जा रहे हैं। हमारी नैतिकता, हमारी आखिर जिस देश में विवेकानंद हुए हों, जिस देश में अरविंदो हुए हों, जिस देश में परमहंस हुए हों, शंकराचार्य हुए हों, उस देश में नैतिकता की जरूरत क्यों पड़ रही? पहले दादा दादी हमको, दादा तो कभी नहीं डॉक्टर थे, डॉक्टर बजरंग सिंह, और उनके पिता परगन सिंह, मेरे परदादा ब्रिटिश आर्मी के रेड क्रॉस में बाकायदा वो थे, डॉक्टर थे। लेकिन क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमारी दादी हम लोगों को रोज रात को रामायण पढ़वा के सुलाती थी और कहानियां सुना करके सुलाती थी, जिनके माध्यम से नैतिकता की शिक्षा और साहस की शिक्षा मिलती थी। वो राजकुमार और कोई नहीं था, वो राजकुमारी और राजकुमार हम थे, और वो राक्षस कोई और नहीं थे, वो बुराइयां थे। बिल्कुल ठीक है। तो इसको वो समझ में आता था, थोड़ा बाद में आता था, तब तो वो दिलचस्पी, क्योंकि डूबने की दिलचस्पी होती थी, आंखें नींद में डूबती थी और दिमाग जो है थकता नहीं था हुंकारी भरने से। तो एक उनींदेपन के बीच भी हमें जो नैतिकता की शिक्षा मिलती, तो उस देश में क्यों जरूरत पड़ी? हमने दुरुपयोग किया, तो आमा खराब हो गया। कहते हैं ना, फलाने सिंह का तो आमा खराब हो गया, यानी उनका खानदान जो था, जिसकी प्रतिष्ठा थी, बर्बाद हो गई। जुआरी, शराबी, अनैतिक, कहते हैं ना तमंची, तब तो अंग्रेज के दरोगा तमंचा रखते थे और पुलिस रखती थी,
और बड़े बड़े सामंती वर्ग के, मेरे घर में तो 3-3 राइफल थी, लेकिन मेरे घर का एक माहौल सामंती था, लेकिन बावजूद इसके ये था तो गलत, जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। और उससे भ्रष्टाचारियों ने अंग्रेजों से भी बढ़कर के, भ्रष्टाचार, अंग्रेजों से, हाँ, लूटा, अपनों को लूट रहे हैं। और मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द, कभी कभी मैं सोचती हूँ ये क्या हो रहा है, ये आमा का आमा बिगड़ गया। तो आमा शब्द मैंने वहीं से लिया, माँ की कोख, कुम्हार का आमा, और फलाने सिंह का तो आमा का आमा बिगड़ गया। ये संजीव कुमार थे ना, इनका तो आमा उनके घर का क्या था, और आज देखो। तो ये तो मैं उदाहरण के लिए कह रही हूँ। तो ये जो है आमा मैंने लिखा, तो मैंने वो आमा लिखा जो गोदान के लोग भाग भाग के फैक्ट्रियों में रोजी रोटी के लिए गए, और वो वहां किस हाल में है, किस हाल में है। ये है आमा, अपने समय का आमा है, आजादी के 70 सालों का आमा है। और तो इसी तरह से तुमने फिर वहीं आते कि तुमने कहा ना कि नक्टोरा कैसे शीर्षक ने, तो इसी तरह से ये हमारे बैसवाड़े में ही, अलग अलग प्रदेशों में कहीं खोया कहते हैं, कहीं कुछ और करते हैं, सभी जगह है, ग्रामीण इलाकों में अलग अलग रूपों में है। तो लेकिन ये है, तो मुझे लगा कि मुझे ये उपन्यास लिखना होगा। और यकीन करो कि अब नक्टोरा मैंने अपने, चित्रा मुद्गल अपने घर में, चित्रा मुद्गल अपनी गली में, चित्रा मुद्गल अपने इलाके में, चित्रा मुद्गल अपने मित्रों के बीच में, चित्रा मुद्गल अपने पारिवारिक सौहार्द्रता का आदान प्रदान करने वाले परिवारों के बीच में। लेकिन चित्रा मुद्गल जब समाज में जाती हैं, जब श्रमिक कुंज में जाती हैं, जब वृद्धाश्रम जाती हैं, जब उत्तर प्रदेश महिला मंच में जाते हैं, जब वो चेतना में जाती हैं, जब वो अभिव्यक्ति में जाती है, वो क्या महसूस करती है, अलग अलग वर्ग के अलग अलग कुछ में। तो ये एक मतलब में एक लंबा अर्सा बिताने के बाद जब मैं यहाँ आई, तो मेरे दुख कम नहीं हुए, दिल्ली ने वो दुख और भी बढ़ाया, क्योंकि दिल्ली में सामाजिक कार्य छल कपटों से भरा हुआ, मतलब विदेशों से बोरियों में पैसा उगाहे जाने का एक ऐसा बाजार बन चुका है। सोशल वर्क के लिए कलरफुल पंपलेट छाप करके और विदेशों की संस्थाओं से उसके लिए पैसा उगाना, ये एक धंधा बन चुका है। बुरा मत मानना, मैं धंधा शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसलिए कि जहां व्यक्ति अपने ही नागरिक भाई बहनों के लिए दलाल बन जाए, तो वो स्थिति कितनी खराब है कि कोई बड़े हौसले के साथ में, मिशन भाव के साथ में किसी भी व्यवसाय में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस व्यवसाय में जिस तरह का उपभोक्तावाद है और जिस तरह का बाजारवाद समाया हुआ है, और वो लोगों के करों के पैसों का दुरुपयोग करते उन्हें लज्जा नहीं आती है कि ये जनता के करों के पैसे हैं। इनको इस चीज पे भी लज्जा नहीं आती कि हर 10 साल में, 5 साल में अपने घर का फर्नीचर बदलते, इससे पेड़ काटेंगे, ये पेड़ कटेंगे तो क्या होगा, सांसों के लिए कैसी दिक्कत पैदा होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, और अकाल तब कभी कभी पड़ा करते थे। अब तो हर मौसम के बाद आपको पता नहीं चलता है कि इस मौसम की जो बारिश हमारे लिए जरूरी है फसल के लिए, वो होगी भी कि नहीं जी। अब तो सब चीजें, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो मैंने नक्टोरा में अपने सामाजिक कार्यों के जो अनुभव हैं, जहां जहां मैं टकराई हूँ, एक गृहिणी होने के नाते, कि घर में आपको एक ऐसा साथी मिला है जो बहुत समझता है इस चीज को कि मेरी पत्नी की अपने झुकाव हैं, अपनी चाहनाएं हैं, और अपनी सार्थकता को वो जीना चाहती है सोशल कामों के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक मामूली सी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक मामूली लेखिका, मामूली से कार्यकर्ता के रूप में। तो वो सोचती है कि वो मुट्ठी भर भी कुछ कर सकी तो बहुत बड़ी बात है।
आप देखिए कि मेरे लिए कभी भी आसपास जो काम करने वाले हैं उनको अगर जरूरत होती थी, इसके बच्चे को मेडिकल पढ़ना है, ये सपना ही नहीं देख सकता। सपना देखो, पहले तो सपना देखो अपने बच्चे के लिए, सपना देखो, फिर उसके बाद अगर ये 11,000 रुपए पड़ेंगे पीएमटी के लिए जो तैयारी करनी है और जो भरना है, फॉर्म भरना है, वो हम इकट्ठा करेंगे। सोसाइटी के हर घर से हम कहेंगे भैया हमें 50-50 रुपए दे दो, वो 50 रुपए पेपर बेच के इसे वो पैसे इकट्ठे हुए, लो हम भरते ही चल के पीएमटी का फॉर्म, और ये भोपाल से बैठेगा, इसका ये किराया भाड़ा लेके जाओ। तो ये एक बहुत ही, मैंने कहा ना, मामूली सी, इसीलिए मैं अपने को मजदूर लेके आकर और ये समझ मुझे ट्रेड यूनियन ने दी है कि अगर आप अपने अगल बगल के लोगों के प्रति सोचते हैं, विचार करते हैं, तो आपको उनकी तरह ही रहने की जरूरत है। मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे पोते पोतियां, आज भी एक सब्जी बनती है तो पूछ लिया जाता है क्या खाएंगे, तो भैया आज इडली सांभर खाएंगे, तो बस इडली सांभर और चटनी बन जाएगी। फिर उसके साथ ये नहीं होगा कि आलू की भुजिया भी चाहिए, फिर ये भी चाहिए। जब कभी मन करता है मुझे अपने लिए ये खाना है, मुझे इसका अचार खाना है टेंटी का, मुझे किलहा आम होता है, समूचा आम जिसको चार फांक करके मसाले के साथ सिरके में दबा देते हैं, उसके अंदर जो लहसुन के जवा डाले जाते हैं, लाल मिर्च, वो निकाल कर चम्मच से खाने का मन, तो मैं मांग लेती हूँ। किसी को मुझे कोई झिझक नहीं, उसमें कभी कभी हरड़ भी डाल दी जाती है साबुत। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी जो इतने बड़े अफसर रहे हैं, और डॉक्टर बजरंग सिंह की पोती जिसके दरवाजे हाथी बंद, मैं तो, और कहीं किसी के घर मुफ्त स्कॉच है तो वहां वो बैठ करके अपनी शाम बिताएगा और दुनिया बदल देने के नारे लगाएगा। लेकिन ये नारे ही है, ये नारे वही पोस्टर हैं जो अभी चुनाव आ रहे हैं प्रदेश के ही सही, लेकिन इनमें जो नारों का हश्र होता है, इसमें जो पोस्टरों का हश्र होता है, वो किस तरह फटे हुए खंभों में लटके हुए, चिपके हुए, ले से टूटे फटे टूटे गंदगी के बीच ऐसे हो जाते हैं जैसे बेरंग, उदास, फटी हमारी आम जिंदगी। ऐसे स्वार्थी राजनेताओं की वजह से, राजनीति की वजह से, स्वार्थी ब्यूरोक्रेसी की वजह से जो देश के चलाने वाले असली राजा होते हैं, तो ये इतना दुख देता है, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत दुख देता है। प्रेम को पहचानना बंद कर दिया है हमने। मुझे लगता है कोई मेरे घर आया है, कुछ 2 किलो चीज भी लेकर आया, तो मेरे बच्चे भी धुलाते और सुलाते और बिछा करके उसको ऐसे गद्दों पर उसको सुला के रखते हैं कि सो तुम। तो ये है इसी लायक। ये भयानक है, ये बहुत खराब ये भी दीदी एक नकटोरा है अलग किस्म का। हाँ, तो ये नकटोरा यही है, और भी भयानक था, लेकिन मैंने उसको जरा सा शुगर कोटेड कुनैन की तरह पाठकोट को डराना नहीं चाहा, क्योंकि ये भी है कि अगर हम बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं, उसमें से 10 में से 2 लोग भी उसको समझते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, और उनके प्रकृति में अगर कहीं कुछ ऐसा संस्कार है कि वो बहुत बेहतर करना चाहते, तो मुझे लगता है कि उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और मैं उसकी प्रशंसा करती हूँ। ऐसे लोग ही मेरे घर के हिस्सेदार भी बनते हैं दुख सुख के। और संजीव, ये तो जीवन है, इस जीवन को, अपने जीवन को क्या कभी आप अपनी तरह से जीते हैं, या एक गद्दे के रूप में जीते हैं, या एक खूबसूरत पर्दों के रूप में जीते हैं, या एसी के रूप में जीते हैं, या शैंडलियर्स के रूप में जीते हैं, या भरे हुए नोटों के बैगों के रूप में जीते? देखिए मेरा सोच तो ये है कि प्रेम वस्तुओं से नहीं किया जाना चाहिए, प्रेम इंसानों से किया जाना चाहिए। और जो चीजें आप बता रहे हैं, हम उन चीजों का अक्षरशः पालन करते हैं। हमारे एनजीओ में ये सब सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन हमने कभी किसी से कोई डोनेशन अभी तक नहीं लिया। हम अपनी क्षमता के अनुसार खुद ही करते हैं, और खुद के कमाए हुए धन से लोगों की मदद करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शादी ब्याह में मदद करते हैं।
लोगों को ट्रेन करते हैं। इस तरीके का काम जो है ना मनोरमा और कामिनी दोनों मिलकर के करती रहती हैं, हम उनको सुझाव देते रहते हैं। तो हमने ये दिया है, जो हमको सोसाइटी ने दिया है, उस सोसाइटी को जितना कुछ वापस कर सकें वो करना चाहिए। पब्लिशिंग के धंधे में भी नहीं, ये बहुत बहुत पब्लिशिंग के धंधे में भी अगर हम आए हैं तो हमारा उद्देश्य कोई लाभ कमाना नहीं है। हाँ, मुट्ठी भर हमारा उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है जी। लेकिन ये बहुत मिशनरी भाव है। और एक वक्त जैसे फिल्मों का व्यवसाय था जिसमें एक मिशन भाव थी, साहित्य तो बिल्कुल अलग है। साहित्य तो उससे भी सैकड़ों सैकड़ों हजारों मील जो है अलग अलग तरह की ऐसा साहित्य जो है, ऐसा साहिती यानी लोगों के कल्याण की भावना से। किसी का दुख दर्द जानना हो, आप उस जगह नहीं गए हैं तो मैला आंचल पढ़ लीजिए, बड़ी सर जान जाएंगे क्या है। तो एक मुझे लगता है साहित्य तो एक ऐसा मिशन भाव है, उसका भी व्यवसायीकरण हो रहा है। व्यवसाय तो जरूरी है, कागज चाहिए, स्याही चाहिए, प्रिंटिंग चाहिए, सर्कुलेशन चाहिए, बाजार चाहिए, वहां तक उसको ले जाना चाहिए, उसके साथ साथ पाठक चाहिए। लेकिन उस सब के साथ साथ ये हो कि हम 4 पैसा उतना कमाएं कि अपने को बिजली का बिल, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल सके, एक बढ़िया सी चाय पी सकें। अगर घर में पी सकते तो ठीक है, तो किसी नुक्कड़ पर अगर कुल्हड़ में मिलती है तो वो पहले हमसे मनोरमा जी ने कहा कि वो हमें बहुत अच्छी चाय पिलाएंगी, असली दूध। और आप समय निकालिए ना, वो पूरा नहीं, मुझे तो उसका देखिए संजीव जी, मुझे इससे कोई वो नहीं है कि वो आपकी पत्नी है। मुझे इससे वो है कि वो अपने आप में एक ऐसा वजूद है जिसकी बातें सुन के मुझे बहुत सुख मिला बहुत सुख मिला। मेरी शाम की मैं याद करती थी, मैं बच्चों को कहती, आज मेरी दिवाली जो है किसी की उपलब्धता में अपने सामर्थ्य से भरी। तो ये एक बहुत ही जिस साथ से आप कुछ पा सके वहीं बैठिए और सीखिए, और अपने साथ को भी उतना सरस बनाइए जब आप दूसरे के करीब बैठे तो वो भी आपको याद करे, है ना। तो अब अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि आपने बिना प्रश्न पूछे ही सारी चीजें बता दी। जी जी आजकल जो लिखावट चल रही है, बहुत लिखा जा रहा है, बहुत कविता लिखी जा रही, बहुत व्यंग लिखा जा रहा है, बहुत कहानियां लिखी जा रही, लेकिन पाठकों का जुड़ाव क्यों नहीं होता लगता? इसमें इसको ये बहुत बड़ा, इस प्रश्न के बहुत ही आयामी जवाब हैं, आयामी उत्तर हैं। बहुत उत्तर को मैं फैलाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जब हम ये सवाल करते हैं कि पाठकों की रुचि नहीं रही, तो मुझे लगता है कि एक तो रुचियों का विस्फोट हुआ है, उसमें तमाम तरह की चीजें आ गई हैं, लेकिन जो साहित्य के लिए भूख होती है उसका विकल्प कोई और रुचि नहीं बननी चाहिए। यानी कि अगर रोटी खाने की रुचि है, हमको चावल में रोटी की तो रोटी ही चाहिए, उसी से हमारा पेट भरता है, तो उसके उपक्रम भी होने चाहिए कि हम रोटी कैसे माने अच्छी तरह से, और रोटी सीखे और रोटी को उपलब्ध करें। और तो रोटी खाने वालों को, यानी साहित्य में रुचि रखने वालों को दूसरी चीजें वो नहीं दे सकती जो तृप्ति रोटी खाने वालों को, भूख को रोटी देती है। तो ये मुझे आरोप कभी कभी परेशान करता है, परेशान यूं करता है कि एक तो हमने अपने यहाँ रोटी खाने की जो ललक रोटी के लिए होनी चाहिए, जो भूख की ललक रोटी है, वो हमने अन्य चीजों से भरनी जिस तरह शुरू कर दी है। ठीक है, ये खा लो, कैलोरीज चाहिए इतनी और ये चाहिए, तो पौष्टिकता भी उसके साथ नष्ट हुई है। उसके साथ क्या कहेंगे, जीवन शैली भी बदल गई पूरी। हाँ, तो ये शैली भी घातक है, और संस्कार
जो घर नहीं देता है बच्चों को, और संस्कार जो घर में एक नहीं चाट पकौड़ी से भर जाएगा तो ठीक है, जाने दो, कभी कभार ठीक, कभी तो ये रुचि नहीं ली। आधुनिक जो चीजें हैं, जो जरूरत है आज के डिजिटल युग की, थमा दी है उसे, थमा दिए तो अगर आप अपनी लॉकर की चाबी थमाते हैं तो बच्चे में संस्कार भी पैदा करिए कि बिना आपकी जानकारी की एक कानी कौड़ी को हाथ न लगाए। ठीक बात है। तो ये साहित्य को लेकर के हमारे परिवारों में ये अनुपस्थित हुई है। ये रुचि के प्रति जो संस्कार भाव है वो नहीं जानते हैं लोग। लाखों रुपए कमा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। अरे घर में अगर साहित्य नहीं होगा, माँ बाप तो हैं, दादा दादी तो हैं गांव में ही सही, लेकिन अगर साहित्य उस घर में नहीं है तो उस घर में जो दूसरी माँ है, जो मौसी है, वो नहीं है जो आपको संस्कारित करती है। आपको नैतिकता की जानकारी तब होती है जब आप कोई ऐसा उपन्यास पढ़ते हैं जो आपके मर्म में ठहर जाता है, दिल हिला के रख देता है। अरे ये हो रहा है, अरे ये हो रहा है, तो इसमें हम भी तो शामिल हैं। हम इस तरह से शामिल हैं, हम कोई आपत्ति प्रकट नहीं करते, हम उसका बुराई नहीं मानते। ये तो उसके घर की बात है, उसके बेटे की बात है, उसके वो ध्यान नहीं देता तो बाहर चले जाते। हम पूरी जिंदगी की अपनी आधी जिंदगी अपने घर को सजाने और उसको संवारने और उसको महकाने में लगा देते हैं, और साड़ियां एक से इकट्ठी करने में कि हमारा कबर्ड भरा रहे, दूसरी औरतों से प्रतिस्पर्धा करता रहे। हम नौकरी इसलिए नहीं करते कि हम बच्चे को संस्कारित खुद नहीं कर पा रहे, तो उन्हें पुस्तकों की दुनिया तो दे जिनमें बैठ करके वो अपने घर में न रहे, समाज के प्रत्येक घर के घर में रहे। बहुत सुंदर सब। ये क्या कर, तो इसलिए ये दोष देना। दूसरा, प्रकाशकों में जो एक गैर जिम्मेदाराना एक जो बहुत ही क्या कहेंगे, कहते हुए हमें संकोच नहीं हो रहा, ये तकलीफ है हमारे मन में कि आज प्रकाशक जो है वो प्रोफेसरों के साथ मिलकर तय कर लेते हैं कि जो उपन्यास पढ़ाया जाना है उसको वो हमारे यहाँ से होगा, पाठ्यक्रम में लगा लीजिए आप, और आपकी किताब समीक्षा के हम आलोचना के हम छाप देंगे। ये जो लेन देन चल रहा है इसने बच्चों की रुचि का ख्याल ही नहीं रखा है। बच्चों को क्या पढ़वाना चाहिए, साहित्य बहुत जरूरी, इतिहास पढ़ा लीजिए, भूगोल पढ़ा, वो एक एक अंश है। भूगोल वह नक्शा है देश का जो प्रदेशों को रेखाओं में उनकी जटिलताओं के साथ उन्हें रेखांकित करता है। लेकिन साहित्य जो है, साहित्य क्या है? साहित्य तो आपकी मर्म को तराशने वाला, विस्तार देने वाला, संवेदना को आपको सही अर्थों में संस्कारित करने वाला है। उसके लिए किताबें खरीदना चाहिए अभिभावकों को, उसके लिए जो पाठ्यक्रम है वो इस तरह से तैयार होना चाहिए। ये नहीं, एक बार मुझे कहने में संकोच नहीं, एक बार विष्णुकांत शास्त्री जी के साथ हम कोलकाता यूनिवर्सिटी में थे, वहां मेरा लेक्चर भी था चंद्रकला डिपार्टमेंट में। तो हमने पूछा कि कौन सा उपन्यास चल रहा है यहाँ पर बीए में, तो बताया कि मनु भंडारी का आपको बंटी लगा। मैंने कहा अब तो बंटी वाली स्थिति से बहुत आगे पहुंच गए हैं लोग, बदल रही है स्थितियां, इस बदली हुई स्थितियों में हमें कुछ ऐसा पढ़ाना चाहिए। क्योंकि तो आचार्य जी ने मुझसे कहा, चित्रा जी 28 साल से लगा हुआ है यहाँ पर, और राजेंद्र जी हर बार, राजेंद्र जी और प्रकाशक उनके यही चिरौड़ी करते हैं कि इसको मत निकालिए, क्योंकि उनकी बंधी हुई आय होती है, बंधी हुई आय होती है। अब इसमें देखिए लेखक भी नहीं बोलता है, जो लेखक के रोना रोता है कि उसके पाठक नहीं है रचनाओं के, तो वो तो सुरक्षित है क्योंकि उसको तो वो पैसा मिल रहा है। लेकिन आचार्य जी ने मुझसे कहा कि चित्रा जी, मुझे एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप बहुत कड़वा बोली हैं और राजेंद्र जी हमारे मित्र हैं और मनु जी हमारी बहुत, वो कलकत्ते में रहे हैं ये लोग। मैंने कहा लेकिन आपके मित्र होंगे, लेकिन
आप मुझे ये बताइए कि 20-20 साल से सिर्फ उन्हीं को क्यों पढ़ाया जा रहा है? दर्जा 4 में मनु भंडारी, दर्जा 6 में मनु भंडारी, दर्जा 5 में मनु भंडारी, दर्जा एमए में मनु भंडारी, दर्जा एमफिल में नहीं, एमफिल नहीं, वो क्या कहते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स, आईपीएस आईएएस है ना, तो उसमें महाभोज। तो मैंने कहा देखिए आचार्य, बोले अगर आपकी किताब हुई तो क्या आप चाहेंगे कि? मैंने कहा मैं चाहूंगी कि 4 नहीं तो 8 साल बाद उसको बदल दिए, दूसरी किताब, ठीक बात है, तीसरी किताब में दे। समय की गतिशीलता के साथ बदलाव आते रहने चाहिए। हाँ, बदलती हुई पीढ़ियां। तो आज मैं ये आपसे शायद पहली बार कह रही हूँ, ये दुख है मुझे, प्रकाशकों ने भी ये चला रखा है, वो फटाफट सिर्फ लिखाड़ है और पब्लिसिटी और इनके बूते ये सब चल रहा है। वो कोई गंभीर चिंतन मनन वाला वैचारिक एक होता है, देश समाज को लेकर के नहीं लिख रहा है, कमिटमेंट जो कहता है, और वो हमारे घोर वामपंथी लेखक इस तरह का सोचते हैं। तो कृति का मूल्यांकन कृति के लिए होना चाहिए, और उससे भी ज्यादा आगे बढ़ करके जो छात्र हैं, जिन बदली हुई परिस्थितियों में वो रह रहे हैं, उनके जो संघर्ष हैं, उनके जो हाँ, उसके अनुसार चीजों को चुना जाना चाहिए। तो आचार्य विष्णुकांत जी, मैं आपके पांव छूती हूँ, लेकिन मैं ये स्पष्ट कह रही हूँ कि मेरी दृष्टि ऐसी है, मुझे कोई दुख नहीं होगा कि अगर मेरी किताब 6 साल पढ़ाने के बाद में बाहर कर दी जाए। अगर वो किताब कालजयी रचना है जिसको पढ़ाया जाना चाहिए, तो गोदान पढ़ाया जाना चाहिए, आमा भी पढ़ाया जाना चाहिए। कुछ लोग आमा को भी कालजयी मानते हैं, तो पढ़ाया जाना चाहिए। कुछ लोग नाला सोपारा को मानते हैं कि उसने पूरा ट्रेंड बदल के रख दिया है। अरुण होता जी ने, आलोचक अरुण होता जी ने जब नाला सोपारा पढ़ा था, तो उन्होंने फेसबुक पर 2 पैराग्राफ लिखे थे। सबसे पहले ये उपन्यास ऐसा है कि हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श को किनारे कर देगा और ट्रांसजेंडर विमर्श आ जाएगा। तो आप देखिए कि लोग गिरते पढ़ते सब एक होता है। तो ये तो खैर अच्छी बात है। ये तो लेखक को सोचना चाहिए कि अगर उसके पास कोई विचार और दृष्टि नहीं है उस विषय को लेकर के, तो वो लिखकर क्या करेगा, है ना। लेकिन ये स्थिति बहुत खराब है। दूसरा, प्रकाशनों में व्यवसायगत जो ईर्ष्या द्वेष है कि किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है, किसको हम 50 साल से एक छत्र राज्य कर रहे हैं और कौन राज्य करवाने वाले हैं, ये सारी चीजें भी। देखिए, नामवर जी को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन नामवर जी ने तो जिस तरह से मेरी हर रचना की प्रशंसा की है, ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये आशीर्वाद है उनका, भैया का। तो ये कहना है कि निर्विवाद रूप से हमें ये सोचना चाहिए कि पुस्तक व्यवसाय में पाठक विमुख हुआ है या खुद पुस्तक व्यवसाय में आने वाले लोगों ने पाठक को विमुख किया है। ऐसी अगंभीर चीजें, क्या बात की, हाँ, पटरी पर बिकने वाली चीजें जो पहले एक अलग वो देती थी कि आप गुलशन नंदा को गुलशन नंदा समझेंगे, वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुलशन नंदा ने लोगों को किताबें पढ़नी सिखाई है। ठीक बात है। पूरी पाठकों ने गुलशन नंदा को पढ़ के और विनोद और हमीद की जासूसी किताबें पढ़ करके उन्हीं लोगों ने धार्मिक पढ़ना शुरू किया, है ना। तो हर उसकी एक साहित्य की भूमिका, वो साहित्य चाहे स्तरीय साहित्य न हो, उसकी भी एक भूमिका है वर्णमाला की, मैं मानती हूँ। लेकिन ये तो करना चाहिए कि वो जो स्थिति आज है वो बहुत भयानक स्थिति है। और आप ये कह रहे हैं कि साहित्य पढ़ने में लोगों की रुचि नहीं है, तो फिर आप संवेदना कैसे चाहते हैं अपने ब्यूरोक्रेट से, अगर उसको नहीं पढ़वाएंगे साहित्य। वो सारी ट्रेनिंग दीजिए, लेकिन ये भी दीजिए, ये भी पढ़ना जरूरी है उसके लिए। और उसके लिए
केवल और केवल महाभोज पढ़ना जरूरी नहीं है। हमारे आलोचक ये कहते हैं, जब कोई अन्य पुस्तक चुनी जाती तो कहते हैं नहीं नहीं, जो मर गए हैं उन्हीं साहित्यकारों की रखी जाए। तो फिर मनोदी तो जिंदा थी तभी आपने रखा हुआ, ये कौन सा मापदंड है? यानी प्रोफेसर ये जो पढ़ाने वाले लोग हैं, इन अध्यापक वर्गों का भी एक साहित्य के प्रति ऐसी गुटबादिता है, वो अपने लिए ही सोचते हैं, अपने लिए ही लिखते हैं, और वो सोचते हैं हम लाइब्रेरी में भर जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक दो किताब भी हमारी रहेगी तो बहुत अच्छा है। वो दूसरों को पढ़ते नहीं है। आप देखिए कि उनके ग्रुप, आज जो ये कार्यक्रम चला है, मुझे कभी कभी तकलीफ होती है कि पहले जब हम कॉलेज, सबसे अच्छा मुझे लगता है, सबसे अच्छा संजीव जी मुझे लगता है कि जब हम कॉलेज में वक्तव्य देने जाते हैं तो जो हॉल विद्यार्थियों से भरा होता है, उनके जो सवाल जवाब होते हैं, जब वो सवाल पूछते हैं मुझसे कि नकटोरा है क्या, चित्रा दीदी हम जानना चाहते, तब मैं उन्हें पीछे ले जाती हूँ और उनको बताती हूँ अपने पिताजी से घर में जाके पूछना नकटोरा क्या होता है, वहां नाम कुछ और होगा। तो एक होता है, मुझे सबसे ज्यादा सुख मिलता है। लेकिन अब कोरोना के चलते दुखद स्थिति है कि मैं इस पर बात कर रही हूँ, कितने लोग सुनेंगे? जो आपके एडमिन होंगे वो सुनेंगे, या जो जिनकी किताबें आपके उसमें आई होंगी वो सुन लेंगे, लेकिन वो लोग नहीं जुड़ेंगे कि तो उनका कार्यक्रम है, ये मेरा नहीं, ये उनका। जहां जहां जिसकी किताबें उन वहां वहां। मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे मिथ या ऐसी परिस्थितियों को तोड़ने की। ये बहुत, मैं आपके साथ हूँ इस मामले में। अगर आप ऐसा कर रहे हैं जो मुझे एहसास हुआ, तो मैं ये कहती हूँ, और मुझे नए लोगों पर ही भरोसा, पुराने तो 50 साल से वही कर रहे हैं, और नए लोगों की बात के ऊपर उन्होंने उसको रूढ़ बना दिया। दीदी, नए लोगों की बात के ऊपर तो हमारा जो सबसे छोटा लेखक है वो 6 वर्ष का है। मैंने एक विशेष प्रयास शुरू किया है कि 6 वर्ष से 15 वर्ष के बीच के बच्चों ने जो लिखा है उसको लाइमलाइट में लाया जाए, उनकी प्रतिभा को लाया जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अच्छा लिख रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छे लिख रहे हैं बच्चे जी। देखिए, जब हम घर में खुश होते हैं, हमारी पोती जो है वो कविता सुनाती है, और जब हम कहते हैं हमें सुना दो तो वो अड़ियल सी टट्टू सी नहीं अड़ियल टट्टू नहीं सुनाती। जब अपनी मर्जी हो तो मैं भूल जाती हूँ कि अरे ये इस अपना वजूद है, इसकी अपनी मर्जी है। और कविता तो ऐसी ही चीज है जो अपनी मर्जी का वो। लेकिन प्रोत्साहन नई पीढ़ी को लिखने को लेकर के जो आप दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है संजीव, बहुत बड़ी बात है। अब मैं सलाहकार रही हूँ 15 साल तक लगभग, नेशनल बुक ट्रस्ट और सभी जगह, बहुत ही प्रतिष्ठित जगहों पर, लेकिन मैंने हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी। मैं ये मानती हूँ अगर मुझसे 1-2 गलत हो जाए, लेकिन मैं पढ़े बिना नहीं जाती। ठीक बात। मैं इस पर विश्वास करती हूँ कि कृति का मूल्यांकन होना चाहिए। आप 70 साल से लिख रहे हैं, 50 साल से लिख रहे हैं, 25 साल से लिख रहे हैं, वो आधार नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ना उम्र का। हमारे यहाँ हिंदी में क्या है, किताबें गौड़ हैं, उम्र कितनी है इसकी, उम्र कितनी? वो कहती अरे मैं तो 4 साल आपसे बड़ी, मैं तो सीनियर हूँ। आप सीनियर तब होंगी जब आप कोई क्लास 6 देंगी। हिंदी साहित्य सीनियर तब होगा जब कोई क्लास 6 देगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तब तक हिंदी साहित्य भारतीय भाषाओं में और विश्व की भाषाओं में सीनियर नहीं बन पाए, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं कभी कभी दुखी होती हूँ, और संजीव जिसको मेरी बातों से दुख पहुंचे तो मैं उससे नहीं, आपने तो ऐसी बातें कही हैं जो मुझे 100% मेरे हिसाब से है। मैं इसीलिए चुपचाप सुन रहा था सारी चीजें, कि आप तो वो सब कहती जा रही हो जो हम सोच रहे हैं। हमने इसमें भी आकर के काफी जो परंपराएं चल रही थी, सहयोग राशि फलाने ढिमकी, इनको तोड़ा है। नहीं बिल्कुल। और नए लोगों को मौका दिया है। मैंने देखा है, और तभी तो मन में ये एक अपराध बोध भी होता है कि अरे अभी हमें कुछ देना है, ये लड़का आगे जाएगा।
ये खुद भी कवि और लेखक है, लेकिन यदि वो अपने लिए पाना चाहता है एक आकाश और धरती अपनी, तो ये औरों के आकाश और धरती पाने की कामना, लिख करके पाने की कामना को भी ये आदर देगा, प्रतिष्ठा देगा और उसके प्रति संवेदनशील बनेगा। तो और दीदी, अभी तक हमारी 535 किताबें हो चुकी हैं 3.5 साल में। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बधाई तुमको, बहुत, इसकी तो मिठाई खानी होगी। इतनी जल्दी नहीं। एक दिन आपके साथ वो चाट का प्रोग्राम रखना है, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। नहीं, मेरे बच्चे भी खाने के लिए मन्नू के हाथ की चाट मैं ऐसे बनाती हूँ, और मैंने कहा भैया बहुत पानी आ रहा है और तो खाएंगे, और कभी मन्नू को भी और तुमको भी खिलाएंगे, जो हमारी बच्चियां बनाती हैं। हमारी बच्चियां ये MA कर चुकी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हमेशा थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रही हैं, लेकिन अभी जो हालत है वो हालत बहुत ही खराब है। इनका मौसम, कोरोना का मौसम, पढ़ाई का हर्जा जो हो रहा है आगे, बहरहाल हाँ, चलिए मैं इस पे यही मानती हूँ कि मेरे हिस्से में जो कुछ है वो एक हमेशा इस घर का नाता अवध जी ने संस्कारों की प्रतिष्ठा की है इस घर में, और उसे लेकर चलने की सीख दी है। मेरी जैसी मॉडर्न लड़की को भी उन्होंने इस बात के लिए तराशा है। चित्रा जी, आप जरा सोचिए अपने बारे में, कभी कभी आपके भीतर का क्षत्रिय खून जाग जाता है। तो आप जरा धैर्य से, चित्रा जी, आप 10 में से 3 बातें सही कह रही हैं, लेकिन उसके लिए बहुत शोर मचा रही है, बहुत शोर मचा रही है। तो ये है कि हमने भी ट्रेड यूनियन में आके वो धैर्य हमने अपने गुरुओं से पाया, दत्ता अंकल से पाया, मराल ताई गोरे से पाया, और सबसे ज्यादा हमने आज जो मैं साहित्यकार हूँ वो हूँ अपने प्रोफेसर अनंतराम त्रिपाठी जी की वजह से, जो राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने विश्व हिंदी सम्मेलनों की परिकल्पना की थी, और जो वो है यूनिवर्सिटी है, हिंदी यूनिवर्सिटी है, उसकी नींव के पत्थर उन्होंने रखे हैं उस सांपों से भरी उजाड़ जगह में, वर्धा में। तो मधुकर राव चौधरी और उनके साथ, तो ये आज मैं उनकी वजह से हूँ और अनुभवों से पुष्ट हुई हूँ। अपने घर में को लेकर जो आक्रोश था, उसने मुझे मेरे अनुभवों को पुष्ट किया, और उसको और पुष्ट करता चला गया, विस्तार देता चला गया। और सही गलत पुष्ट तो तभी पुष्टि हो सकती जब सही गलत जागृत हो आपके भीतर, आपकी चेतना, तो तभी एक आप सही ढंग से सोच पाते हैं। तो हमेशा मुझे मेरे ऐसे गुरु मिले, मेरे गुरु भी, चाहे 3-4 वर्ष पहले की बात है, वो दिल्ली आए तो मंच पर बैठे हुए थे, और जैसे ही मैं पहुंची तो मंच एकदम जगमगाया। मैं तो पहुंच के पहले मैंने उनके चरण छुए तो सारा भड़बड़ा के हॉल खड़ा हो गया। अरे चित्रा, मैंने कहा मेरे गुरु हैं भाई, मैंने मंच पर सीखा, मेरे गुरु हैं और मेरे गुरु विराजे हैं, तो मैं उस सभागृह में बिना उनको अपनी अंजलि दी नहीं बैठ सकती। मैं कितनी भी बड़ी, अरे चित्रा जी, मैंने कहा नहीं। तो ये है संजीव, जिंदगी ने पाठ तो बेशुमार दिए, लेकिन उन पाठों में से मैंने कोशिश की, मेरे गुरुओं ने भी कोशिश की कि मैं सही पाठों को पढ़ सकूं, और पाठों को पढ़ ही न सकूं, अपने आचरण में भी ला सकूं। तो ठीक है, बिल्कुल। आपकी सारी बातें सुन करके मैं अभिभूत हूँ, और वास्तव में मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा विचार विमर्श रहा, जिसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें हमने स्वयं सीखी और नोट की। तो ऐसा आशीर्वाद आपका मिलता रहना चाहिए, यही हमारी कामना होगी। मेरी भी बहुत 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 शुभकामना। तुम्हारी इंडिया बुक्स का जो जिस तरह से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, बढ़ा रहे हो, उस प्रतिष्ठा
के नींव के पत्थर भी मजबूत हैं और वो मजबूत बने रहें, और ऊपर का जो वास्तु निर्मित हो रहा है तुम्हारे विचारों के मुताबिक, वो भी उतना ही हवादार हो, उसकी खिड़कियां खुली रहें हमेशा। यही प्रार्थना मैं करूंगी और यही मेरा आशीष भी है और यही शुभकामना है। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं हृदय से अरे, आपका आभारी हूँ। मैं किताबों के प्रकाशक हैं तो किताबों के प्रकाशक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि किताबों के प्रकाशक हैं। तो बहुत बहुत ही बहुत धन्यवाद और बहुत आशीष आपको संजीव जी। और